का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर थर्मोडायनेमिक का कंप्लीट क्रैश कोर्स। और जो भी यहाँ पास अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो वो लोग इस वीडियो से कवर कर सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो यहाँ पर मेजर और माइनर सब्जेक्ट लेकर किए हैं। और आपको यहाँ पर बता दूं, जो भी अपने एग्जाम की तैयारी में अगर आप लोग अच्छी तरीके से थर्मोडायनेमिक का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, जो से अपना यूनिट भी कंप्लीट कर सकते हैं। और इस वीडियो में आप लोग बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करोगे, यानी आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा लोग इस वीडियो से कवर कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। Topics which are to be covered in this video lecture are thermodynamical system, thermodynamical coordinates, different types of systems and properties of the system. What is thermodynamical equilibrium, thermal equilibrium and zeroth law of thermodynamics. इस lecture को पढ़ने के बाद students will be able to understand thermodynamic system, surroundings and boundaries of a system. किस तरह से जो किसी भी निकाय की सीमा होती है वह सराउंडिंग्स और सिस्टम को सेपरेट करती है, यह स्टूडेंट समझ सकेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो द टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कितने तरह के थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स होते हैं स्टूडेंट्स बता सकेंगे। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो कि मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम से मिलकर बना है, इसको समझने में स्टूडेंट सक्षम होंगे और they can explain the thermal equilibrium and zeroth law of thermodynamics. Let us start with the history of thermodynamics. सबसे पहले किसी भी स्टीम इंजन की दक्षता को बढ़ाने के लिए ऊष्मागतिकी का विकास किया गया और फ्रेंच भौतिक वैज्ञानिक निकोलस लेनार्ड सदी कार्नो ने 1824 में इस पर काम शुरू किया। निकोलस लेनार्ड सदी कार्नो को फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। ऊष्मा इंजन के अध्ययन के बाद रासायनिक ऊष्मागतिकी का भी विकास हुआ और किसी भी रासायनिक क्रिया में एंट्रोपी का क्या महत्व है इसका अध्ययन किया गया। तो स्टूडेंट्स, ऊष्मागतिकी को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके कई कारण हैं। मतलब ऊष्मा जब भी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसमें कौन से थर्मोडायनामिक्स के नियमों का पालन होता है, ये हम ऊष्मागतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। कई क्रियाएं ऐसी होती है प्रकृति में जो कि साइक्लिक प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना, और आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ऐसी कई क्रियाएं होती है जिसको कि हम ऊष्मागतिकी के किन नियमों से समझा सकते हैं। तो ऊष्मागतिकी के लिए ऐसे कई नियम एस्टैब्लिश किए गए हैं जो कि हमारे साइंटिस्ट लोगों ने लेबोरेटरी में भी एस्टैब्लिश किए हैं और कुछ प्रकृति के अध्ययन, प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा भी इन नियमों का विकास किया गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो ऊर्जा के संरक्षण का बहुत ज्यादा महत्व है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में किस तरह के फिजिक्स के और ऊष्मागतिकी के नियमों का प्रयोग किया जाता है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, यह जानने के लिए हमको थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। थर्मोडायनेमिक्स इज द सब्जेक्ट which is studied in all branches of science. Thermodynamics is the branch of science that describes the basic laws and principles governing the processes of transformation and transfer of energy. Thermodynamics दो शब्दों से मिलके बना है, ग्रीक वर्ड है ये। एक होता है थर्म यानी कि एनर्जी और डायनामिक यानी कि फोर्स, फ्लो ऑफ हीट को यह प्रदर्शित करता है। Thermodynamics gives the foundation for heat engines, पावर प्लांट्स, केमिकल रिएक्शंस आदि चीजों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स के 4 बेसिक लॉज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिन्हें कि प्रकृति से, नेचर से ऑब्जर्वेशन करके जिन लॉज को बनाया गया है, और हम ये कह सकते हैं कि दे आर द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें देता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ये हमको फर्स्ट लॉ के द्वारा समझाया गया है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स which tells the entropy of a system approaches a constant value as the temperature approaches to absolute zero. And the zeroth law of thermodynamics हमें बताता है कि किस तरह से दो सिस्टम्स को जब हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखेंगे, थर्मल कांटेक्ट में रखेंगे, तो उनके बीच में
किस तरह से इक्विलिब्रियम या संतुलन स्थापित होता है। तो ये 4 बेसिक लॉज जो हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के। थर्मोडायनेमिक्स को समझने के पहले हमको थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो उसके महत्वपूर्ण शब्द हैं 3, जो जानना बहुत ही जरूरी है। पहला होता है सिस्टम या निकाय। जिस भी द्रव्य की हम स्टडी कर रहे हैं, द्रव्य में गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, जिसकी भी हम थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं, जिस पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है, वह कहलाता है सिस्टम। और सिस्टम के अलावा जो भी उसकी नियरेस्ट क्लोज परिवेश में जो होता है उसे कहते हैं सराउंडिंग्स या परिवेश। परिवेश या सराउंडिंग जो है सिस्टम की क्लोज विसिनिटी में होता है, बहुत दूर नहीं होता, जिसके साथ हम सिस्टम का इंटरेक्शन की हम स्टडी करते हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग्स को जो सेपरेट करती है, जो तल या जो इमेजिनरी सरफेस इन दोनों को सेपरेट करता है, उसे बाउंड्री या सीमा कहा जाता है। तो इस तरह से हम सिस्टम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A system is a quantity of the matter or part of the space which is under thermodynamic study is called a system. उसी तरह से सराउंडिंग क्या होता है? The mass or region outside the system. सिस्टम के बाहर जो भी होता है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग्स। और लास्ट है बाउंड्री, the real or imaginary surface that separates the system from its surroundings. सिस्टम को सराउंडिंग से जिस रियल या इमेजिनरी सरफेस से सेपरेट किया जाता है उसे कहते हैं बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम मेनली 3 प्रकार के होते हैं: क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम को हम कंट्रोल मास सिस्टम भी कहते हैं। कंट्रोल मास सिस्टम इसे इसलिए कहा जाता है कि इस सिस्टम में बाउंड्री से सराउंडिंग्स में मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, बाहर से कोई भी द्रव्यमान अंदर नहीं आ सकता और सिस्टम के अंदर से कोई द्रव्यमान बाहर नहीं जा सकता। बट सिस्टम के अंदर से एनर्जी बाहर जा सकती है और एनर्जी बाहर से अंदर भी आ सकती है। इसीलिए इसे एनर्जी इंटरेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी का इंटरेक्शन इसमें संभव है बट द्रव्यमान का, मास का इंटरेक्शन इसमें संभव नहीं है। और इसका जो एग्जांपल है वो गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली व्हेन वॉल्स आर क्लोज। किसी गैस को अगर हम पिस्टन सिलेंडर के अंदर रखेंगे और उसके वॉल्स बंद रहेंगे तो ये एक क्लोज सिस्टम का एग्जांपल होता है। ओपन सिस्टम, इसमें क्या होता है? ओपन सिस्टम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एनर्जी और मास दोनों ही ट्रांसफर हो सकते हैं, सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। मतलब सराउंडिंग से हीट या एनर्जी किसी भी फॉर्म में अंदर आ सकती है सिस्टम के अंदर और सिस्टम की हीट बाहर जा सकती है। मास भी सिस्टम में आ सकता है और सिस्टम से मास बाहर भी जा सकता है। इसीलिए इस तरह के सिस्टम को ओपन सिस्टम या एनर्जी एंड मास इंटरेक्शन कहते हैं। इसमें एनर्जी और मास दोनों का ही सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन संभव होता है। और थर्ड वाला जो होता है वो कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में न तो सराउंडिंग की हीट या एनर्जी या मास सिस्टम में आ सकता है और न ही सिस्टम का मास या एनर्जी सराउंडिंग्स में जा सकते हैं। बच्चों, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के कई एग्जाम्पल हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है यहाँ पे ओपन और क्लोज सिस्टम का। तो इसमें एक प्याली ली है जिसमें हमने कोई हॉट लिक्विड लिया है। तो हम देख रहे हैं जब हम इसको कवर नहीं करते हैं तो सराउंडिंग्स के साथ हीट का ट्रांसफर हो रहा है। उसी तरह से इसलिए इसे हम कहेंगे ओपन सिस्टम। परंतु अगर हम इसको एक लिड से कवर कर देते हैं तो सराउंडिंग से मैटर या हीट कुछ भी आदान प्रदान यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसे कहेंगे क्लोज सिस्टम। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना क्यों जरूरी होता है। थर्मोडायनेमिक्स का हम दैनिक जीवन में कई एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस तरह की थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, सराउंडिंग्स, बाउंड्री, किस तरह से सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट का, एनर्जी का और मैटर का ट्रांसफर हो सकता है, ये इत्यादि अभी हमने पढ़ा। तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका जवाब दे पाएंगे। और ये क्वेश्चन है
इज यूनिवर्स एन आइसोलेटेड सिस्टम? क्या हमारा यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है? इसका जवाब मैं बताती हूँ आपको बच्चों कि यूनिवर्स जो है उसमें न तो सराउंडिंग्स की हीट आ सकती है, न सराउंडिंग हीट और मैटर, और न ही सराउंडिंग्स से न ही यूनिवर्स से हीट सराउंडिंग में जा सकती है। हीट और मैटर का आदान प्रदान संभव नहीं है क्योंकि यूनिवर्स अपने आप में बहुत बड़ा है, इसलिए उसकी टोटल एनर्जी, टोटल जो मैटर है वो फिक्स्ड है। इसलिए यूनिवर्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम के रूप में इसका एग्जाम्पल देते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब किसी भी सिस्टम की स्टेट क्या होती है ये हम जानना चाहेंगे। तो किसी भी सिस्टम की स्टेट को प्रदर्शित करने के लिए सिस्टम के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, कुछ राशियां होती है जिनकी वैल्यू ये निर्धारित करती है कि किसी पर्टिकुलर समय पर उस सिस्टम की क्या अवस्था है। ये राशियां होती है जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। इनकी वैल्यूज किसी एक अवस्था के लिए कांस्टेंट होती है और इन पैरामीटर्स की वैल्यू जब बदल जाती है तो सिस्टम की अवस्था भी दूसरी हो जाती है। तो इस तरह से इन प्रॉपर्टीज के द्वारा हम सिस्टम की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। उसी के आधार पर ये जो प्रॉपर्टीज होती है इनके भी कुछ विशेष गुण होते हैं। किसी सिस्टम के अंदर जो प्रॉपर्टीज मौजूद होती है उनके विशेष गुण होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक बाय विच द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड, मतलब सिस्टम की फिजिकल कंडीशंस किससे डिस्क्राइब होती है? इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज से। तो ये प्रॉपर्टीज जो है दो प्रकार की होती है और इन्हें कहते हैं एक्सटेंसिव या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इंटेंसिव या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। तो हम देखेंगे कि किसी भी सिस्टम की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है। एक वो प्रॉपर्टी होती है जो कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। अगर हम सिस्टम का द्रव्यमान चेंज कर देंगे तो भी उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू बदलेगी नहीं, कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी वो होती है जो कि द्रव्यमान पर निर्भर करती है। द्रव्यमान बदलने पर उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बदल जाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम दैट डिपेंड ऑन द मास आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बच्चों, अब हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि हमारे पास एक सिस्टम है और सिस्टम है तो उसमें मैटर का होना बहुत जरूरी है। सपोज इस सिस्टम के अंदर कोई गैस भरी हुई है जिसका किसी समय पे प्रेशर P1, टेम्परेचर T1, वॉल्यूम V1 और मास M1 है। अब इस सिस्टम को हम बीच में से आधा कर देते हैं, मतलब इसका वॉल्यूम आधा हो जाता है। साथ ही साथ जब वॉल्यूम आधा होगा तो इसका द्रव्यमान भी आधा हो जाएगा, परंतु इसका प्रेशर क्या बदलेगा? प्रेशर बिल्कुल नहीं बदलेगा, प्रेशर सेम रहेगा। टेम्परेचर भी अगर हम उसको एक ही सिस्टम में रखें या दो बराबर वाले अलग सिस्टम्स में रखें तो भी उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। तो हमने ये देखा कि प्रेशर और टेम्परेचर ऐसी राशियां हैं जिनके मान हम अगर मास को आधा कर देते हैं या मास की वैल्यू चेंज कर देते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर नहीं बदलते, परंतु उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है और मास तो खैर चेंज हम कर ही रहे हैं, मास भी चेंज हो जाता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर ऐसी राशियां हैं जिनके मान मास की वैल्यू चेंज करने पर चेंज नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और V1 मतलब वॉल्यूम, मास, ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि बदल जाते हैं, इसलिए इन्हें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो कंडीशन और स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनामिकल सिस्टम in which the properties of a system do not change with time। जब सिस्टम की प्रॉपर्टीज समय के साथ बिल्कुल नहीं बदलती तो हम कहते हैं कि सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। इसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जब हम किसी बैलून में जो कि पूरी तरह से उसके अंदर गैस भरी हुई है और अचानक से वो बर्स्ट हो जाता है, तो जब वो बर्स्ट हो जाता है तो उसके अंदर भरी हुई गैस जो है वो सडनली एक्सपांड होती है और वो बर्स्ट होता है और फिर उसके बाद वो इक्विलिब्रियम की अवस्था में पहुंच जाता है। और थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन सिस्टम सेटिस्फाइड
3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। 3 तरह के इक्विलिब्रियम जब सेटिस्फाई होंगे तभी हम कहेंगे कि सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। पहला होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम के अंदर कोई भी अनबैलेंस्ड इक्वेशंस नहीं हो और सिस्टम का केमिकल कंपोजिशन सेम हो, अगर उसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शंस हो रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शंस की दर और रिवर्स रिएक्शन की दर सेम हो, तो सिस्टम को कहते हैं कि सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है। उसी तरह से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होता है, तो उस समय हम सिस्टम को कहते हैं कि सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। और तीसरा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम के हर पॉइंट पर टेम्परेचर सेम होता है तो उस समय सिस्टम को कहते हैं कि सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जब दो सिस्टम जिसमें से एक हॉट होता है और दूसरा कोल्ड होता है एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में रखते हैं, तो हम देखते हैं हॉट सिस्टम से हीट कोल्ड सिस्टम की ओर चलती है, और ये कब तक चलती है? जब तक कि दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम प्राप्त नहीं कर ले तब तक हीट प्रवाहित होती रहती है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं when two bodies with different temperature are in contact with each other, the heat will flow from hot body to cold body until the temperature of both the bodies remains same. They are said to be in thermal equilibrium with each other. स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम। ऊष्मागतिकी के शून्य के नियम के आधार पर अगर दो बॉडीज या दो सिस्टम्स किसी थर्ड सिस्टम के साथ सेपरेटली पृथक पृथक रूप से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो आपस में भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। The zeroth law of thermodynamics states that if two bodies are each in thermal equilibrium with some third body, then they are also in thermal equilibrium with each other. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास 3 सिस्टम है। सिस्टम A जो है वो सिस्टम B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और सिस्टम B सिस्टम C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम A और सिस्टम C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। By zeroth law of thermodynamics, we can say that the temperature is fundamental indicator of thermal equilibrium. अगर दो सिस्टम्स के बीच का ताप अगर समान नहीं है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। और साथ ही साथ हमको zeroth law of thermodynamics ये भी बताता है कि जो हीट की फ्लो है वो किस डायरेक्शन में होगी। और अगर दो सिस्टम्स एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनके बीच में हीट का प्रवाह संभव नहीं है, और अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हीट फ्लो होगी। और कब तक होगी? जब तक कि दोनों ही सिस्टम का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। इस फिगर के माध्यम से zeroth law of thermodynamics को समझाया गया है। इसमें हमने 3 सिस्टम लिए हैं, A, B और C। A और B के मध्य इंसुलेटिंग वॉल है, मतलब A और B के बीच में ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता, परंतु A और C के मध्य और B और C के मध्य कंडक्टिंग वॉल है, तो A और C के बीच में चूंकि कंडक्टिंग वॉल है तो ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है, और B और C के मध्य में भी कंडक्टिंग वॉल है तो B और C के बीच में भी ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है। हम जब देखते हैं मतलब A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए और B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए, तो A और C का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, B और C का भी टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जब इस बीच की इंसुलेटिंग वॉल को हटा देते हैं तो क्या देखते हैं कि A और B के मध्य कोई भी हीट का फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए। तो ये किस आधार पे हुए? ये zeroth law of thermodynamics के आधार पे हुए कि अगर A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उसी तरह से B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, और इंसुलेटिंग वॉल को हटाने के बाद भी उनके मध्य कोई हीट का फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि वे ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया बच्चों? तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स का क्या महत्व है और थर्मोडायनेमिक्स के मुख्य
जो टर्मिनोलॉजी है, मुख्य आधार जो है वो तीन चीजों पर बेस्ड है, सिस्टम, सराउंडिंग्स और बाउंड्री। सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए? सिस्टम के अंदर निश्चित क्वांटिटी में द्रव्यमान का होना जरूरी है, और सराउंडिंग जो है वो सिस्टम की विसिनिटी में होना चाहिए। सिस्टम और सराउंडिंग एक सीमा के द्वारा एक दूसरे से पृथक पृथक हो जाते हैं। तो इन सबको हमने विस्तार में समझा। कितने तरह के सिस्टम होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन हमने देखा, कंट्रोल मास सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। और इसके साथ ही हमने इसके एग्जाम्पल भी देखे। इसके बाद हमने देखा कि संतुलन या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और यह किस पर आधारित है। अगर तीन तरह के इक्विलिब्रियम, जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम, जब तक किसी सिस्टम में तीनों इक्विलिब्रियम नहीं होंगे वह सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। और इसी के साथ हमने अपना मुख्य फोकस किया था थर्मल इक्विलिब्रियम पे, कि अगर दो सिस्टम एक दूसरे के साथ अगर थर्मल कांटेक्ट में है तो उनके मध्य हीट फ्लो होगी, और हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ऊपर जाएगी। कब तक जाएगी? जब तक कि दोनों ही बॉडीज का टेम्परेचर सेम न हो जाए और वे दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल संतुलन की अवस्था में आ जाएगी। और इसी पर बेस्ड था हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे हमने ये देखा था कि अगर दो बॉडीज सेपरेटली किसी थर्ड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। तो बच्चों, हमने देखा कि थर्मोडायनामिक्स का बहुत महत्व है हमारे दैनिक जीवन में और आज के कॉन्टेक्स्ट में, जबकि एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो बहुत जरूरी हो गया है। तो थर्मोडायनामिक्स के जो पूरी है वो थर्मोडायनामिक्स के नियमों के ऊपर ही बेस्ड है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है इस पर हमने अपना मेन ध्यान दिया हमने। तो आशा है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। आगे हम असेसमेंट वाले क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये असेसमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अ सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड। ऐसा सिस्टम जो कि वातावरण के साथ न तो एनर्जी न ही द्रव्यमान एक्सचेंज करता है, आदान प्रदान करता है, ऐसे सिस्टम को कहते हैं। ऑप्शन ए क्लोज सिस्टम, ऑप्शन बी ओपन सिस्टम, ऑप्शन सी आइसोलेटेड सिस्टम एंड ऑप्शन डी आइडियल सिस्टम। और सही जवाब है ऑप्शन सी आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में न तो एनर्जी और न ही मास का ट्रांसफर संभव है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आइसोलेटेड सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है मूल्यांकन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। निम्नलिखित प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है? ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी वॉल्यूम और ऑप्शन डी ऑल करेक्ट। और सही जवाब है प्रेशर। तो बच्चों, प्रेशर जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, क्योंकि एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सैंपल। प्रेशर इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इज डिफाइंड बाय विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ताप की अवधारणा थर्मोडायनेमिक के किस नियम के द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन बी जीरोथ लॉ, ऑप्शन सी सेकेंड लॉ एंड ऑप्शन डी ऑल करेक्ट। और सही जवाब है ऑप्शन बी जीरोथ लॉ। तो द zeroth law states that if the temperature of the two systems are same, they are in thermal equilibrium with each other। और ताप की अवधारणा zeroth law of thermodynamics से इस तरह से दी जाती है कि अगर दो सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनके बीच में हीट का आदान प्रदान नहीं होगा और दोनों ही सिस्टम सेम टेम्परेचर पे रहेंगे।
फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट, ऊष्मा का एनर्जी कंजर्वेशन का नियम ये कहता है, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम रिड्यूसेस टू जीरो, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन सी है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, एंड ऑप्शन डी है ऑल आर ट्रू। और सही जवाब है ऑप्शन बी, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऊष्मा का जो कंजर्वेशन का नियम है उसके अनुसार टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, एक फॉर्म से ऊर्जा के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल सकती है, पर टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। रही हूँ आपने मेरे लेक्चर को इतने धैर्य के साथ सुना और समझा, और आप इसको अच्छे से समझ सके, आगे अपने एग्जाम में इससे तैयार कर सके, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई और बात नहीं होगी। आप सबका